नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 24 मार्च 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले कल के दिन में जो आपको प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा के जो प्रमुख हमारे टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे और उसके अगले हिस्से में हमारे प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रमुख टॉपिक हैं वो और साथ में उनके क्वेश्चंस रहेंगे और अंत में मुख्य परीक्षा के प्रश्न जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे संबंधित टॉपिक से और उनको लिखने की जो संरचना है वो भी आपके साथ में डिस्कस की जाएगी। आज की अपनी चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं और कल के दिए गए जो क्वेश्चन है उनके आंसर के साथ में इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पन्ना बाघ अभ्यारण्य में पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा इसलिए गया है क्योंकि केन बेतवा नदी को जो लिंक करने की परियोजना है इसके कारण जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यहाँ पर एक तरह से समस्या की स्थिति बनेगी। केन बेतवा नदी को जोड़ने से इस बाघ अभ्यारण्य को जो नुकसान हो सकता है, इसी कारण से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न में आपको कुछ प्रजातियां दी गई हैं कि ये इस बाघ अभ्यारण्य में पाई जा सकती हैं या नहीं। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देखें, श्वेत वर्णी गिद्ध, सांभर, स्लॉथ भालू, अजगर, तो ये चारों ही प्रजातियां पन्ना बाघ अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। तो आंसर आपका है डी, उपयुक्त चारों यहाँ पर सही हैं। दूसरा देखिए, पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो ये जो कानून है इसके संबंध में कुछ कानूनी प्रक्रिया एक तरह से चर्चा में है। इसको लेकर एक केस दायर किया गया है और इसको विरोध में भी एक दूसरा केस साथ में दायर किया गया है। इस कानून को लेकर ये जो चर्चा है इसी संबंध में हमने आपको प्री का क्वेश्चन भी दिया है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखते हैं, यह अधिनियम 26 जनवरी 1950 के बाद से अस्तित्व में रहे किसी भी पूजा स्थल को परिवर्तित करने और पूजा स्थल के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर प्रतिबंध लगाता है। देखिए पहला पॉइंट गलत है क्योंकि ये डेट यहाँ पर गलत दी गई है। ये डेट 26 जनवरी 1950 ना होकर ये 15 अगस्त 1947 होगी, यानी भारत की आजादी का जो दिन है। यहाँ पर जो 26 जनवरी 1950 दिया गया ये गलत है, आप ध्यान रखें 15 अगस्त 1947। दूसरा, यह अधिनियम अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध स्थल या पूजा स्थल पर लागू नहीं होता है, सही स्टेटमेंट है। तीसरा, यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक पुरातात्विक स्थल पर लागू नहीं होते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट भी सही है। तो पहला गलत है क्योंकि डेट यहाँ गलत दी गई है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, दूसरा और तीसरा सही है, इसीलिए आपका आंसर है डी, 2 और 3 सही है। हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं और ये गांधी शांति पुरस्कार से संदर्भ में है। गांधी शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन को इसलिए हमने यहाँ पर पूछा था क्योंकि 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, जो बांग्लादेश के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो इसी कारण से यह पुरस्कार अभी चर्चा में है। तो हमने आपको इसके संबंध में 2 प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ पर हम गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में पहले प्रश्न के जो विकल्प है उनको देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 1995 में स्थापित गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है। तो ये गांधी जी की जो 125वीं जयंती थी उसके उपलक्ष्य में एक तरह से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, किसी विशेष वर्ग में प्राप्तकर्ता की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है। देखिए ये जो 3 कहा गया अधिकतम, ये गलत है। बेसिकली ये एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किन्हीं 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप में दिया जा सकता है, यानी एक व्यक्ति को दिया जाएगा या 2 लोगों को संयुक्त रूप में दिया जा सकता है। तो ये जो अधिकतम 3 कहा जा रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तीसरा, संस्थान या संघ पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। तो अलग अलग जो संस्थान है या जो संघ काम कर रहे हैं समाज सेवा या अन्य क्षेत्रों में, उनको भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये जो कहा जा रहा है कि पात्र नहीं है तो स्टेटमेंट गलत है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर आपका ए, केवल एक सही है। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में ही। यहाँ पर जो निर्णायक समिति है, ज्यूरी है, जिसके द्वारा पुरस्कार के विजेता को चुना जाता है, उसके संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन निर्णायक समिति ज्यूरी का सदस्य होता है। तो आप ध्यान रखें कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता हों, तो ये 3 तो ध्यान रखें कि ये हमेशा एक तरह से कहलाते हैं एक्स ऑफिसियो या पदेन सदस्य।
देखिए, पदेन सदस्य का मतलब यह है कि यहाँ पर व्यक्ति जब तक पद पर है तभी तक वो इस ज्यूरी में रहेगा। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ज्यूरी के सदस्य इसलिए हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री पद पर कोई और व्यक्ति होगा तो वो सदस्य बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पहले 3 है ये पदेन सदस्य, या इसको हम एक्स ऑफिसियो सदस्य भी कहते हैं। तो ये 3 तो यहाँ पर आपके फिक्स हैं। जहां तक चौथे की बात है पदेन सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष, तो ये गलत है। और 5वां ये सही स्टेटमेंट है, 2 प्रख्यात व्यक्ति यानी जो 2 एमिनेंट पर्सन है उनको सरकार की तरफ से चुना जाता है। वर्तमान में अगर आप ध्यान रखें तो सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक हैं बिंदेश्वरी पाठक, वो इसमें एक सदस्य हैं अगर हम प्रख्यात व्यक्ति की बात करें। और दूसरे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो लोकसभा अध्यक्ष जो वर्तमान है उनको यहाँ पर प्रख्यात व्यक्ति की श्रेणी में डाला गया है, न कि वो पदेन सदस्य के रूप में है। तो ओम बिरला वर्तमान में इस ज्यूरी के सदस्य जरूर हैं, लेकिन वो पदेन सदस्य के रूप में नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें कि भारत के प्रधानमंत्री, साथ साथ हमारे मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता, आप ध्यान रखें यहाँ पर विरोधी पार्टी की बात की जा रही है, यानी एक तरह से जो विरोधी दल के रूप में है। यानी अगर सामान्य रूप से उनको लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं प्राप्त है, लेकिन वो वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली जो पार्टी है उसको यहाँ पर सदस्यता दी जाएगी। तो आप ये ध्यान रखें, विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त हो या विरोधी दल में जो सबसे ज्यादा एक तरह से सीटें लेकर जो पार्टी आई है उसके एक तरह से जो नेता होंगे उनको यहाँ पर सदस्यता दी जाएगी। तो ये ज्यूरी का पूरा एक तरह से जो हिस्सा है जिनके द्वारा गांधी शांति पुरस्कार के विजेता चुने जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, चौथा पॉइंट आपका गलत हो जाता है। तो आंसर आपका बी, केवल 1, 2, 3 और 5। विगत वर्ष के हमारे प्रश्न देखें तो यूपीएससी की पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ भागों में पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है? तो कौन से ऐसे हिस्से हैं इन 5 में जो भारत में पानी में प्रदूषक के रूप में रहते हैं? आर्सेनिक बिल्कुल सही आपका है, सार्बिटॉल आपका गलत है, फ्लोराइड सही है, फॉर्मेल्डिहाइड भी गलत है और यूरेनियम सही है। यानी 1, 3 और 5, तो ये तीनों आपके सही स्टेटमेंट है, 1, 3 और 5, यानी आंसर आपका हो जाता है सी। तो ये हमारे कल के दिए गए प्रश्नों के उत्तर थे। आज की अपनी हम चर्चा को शुरू करते हैं। आज का अपना हम पहला टॉपिक लेते हैं और ये पेज नंबर 8 पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। और यहाँ पर एक तरह से दक्षिण एशिया में जो भू राजनीति है उसके संबंध में यहाँ पर कहा गया है। खास तौर से दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जो विद्युत उत्पादन है और उसका जो आयात निर्यात किया जाता है, जो व्यापार है, उसके संबंध में यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो ये कहा गया है कि भारत ने अपनी सीमाओं के पार बिजली का जो व्यापार है उसको नियंत्रित करने के लिए जो नियम है उनमें कुछ परिवर्तन किए हैं। ध्यान रखें कि इस बाजार में जब दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो भारत एक तरह से प्रमुख स्थिति में आ जाता है, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति एक तरह से केंद्रीय है। तो ये जो यहाँ नियम परिवर्तित किए गए हैं तो भारत के द्वारा जो भी बिजली खरीदी जाती है या दूसरे देशों को बेची जाती है उसके संबंध में जो परिवर्तन है वो काफी बड़े पैमाने पर होंगे और इसका प्रभाव भी काफी दूरगामी एक तरह से देखा जा रहा है। जो नए नियम परिवर्तित किए गए इससे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इनको एक तरह से खास तौर पर प्रभाव पड़ेगा, कारण ये बिजली के बड़े उत्पादक भी हैं और भारत के साथ में विद्युत का जो व्यापार होता है उसमें ये तीनों देश बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से भारतीय बाजार में इन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ है इस कारण से उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। और नए नियम भारत के लिए भू राजनीतिक महत्व रखते हैं, क्योंकि ये विकासात्मक उद्देश्यों के साथ चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको संतुलित करने का एक प्रयास है। यानी इसका दोहरा उद्देश्य है। हमारी दक्षिण एशिया में जो विकासात्मक पहल है उसको तो हम बढ़ाना चाहते ही हैं, इसी के साथ साथ दक्षिण एशिया में चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको भी एक तरह से हम संतुलित करना चाहते हैं। तो ये जो बिजली का व्यापार है दक्षिण एशिया में, इसके नियम में जो परिवर्तन है उसके दोनों प्रमुख कारण हैं। यहाँ पर जो प्रमुख मुद्दा जो केंद्रीय महत्व का है वो ये है कि भारत को जो भी कंपनियां बिजली बेचना चाहती हैं उनका स्वामित्व, यानी उन कंपनियों की जो ऑनरशिप है, जो मालिकाना हक है, उसके संबंध में यहाँ पर सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है। जो नया नियम लाया गया है उसका उद्देश्य यह है कि उन कंपनियों को एक तरह से हतोत्साहित किया जाए जिनका संयंत्र एक तीसरे देश में है जिसके साथ भारत एक भूमि सीमा साझा करता है। जैसे मान लीजिए कि चीन की कोई कंपनी है, उसके द्वारा मान लीजिए बांग्लादेश में कोई बिजली उत्पादन का संयंत्र लगाया जाता है। अब बांग्लादेश की सीमा किससे बनती है? भारत से।
तो चीन की कंपनी एक तरह से कहां पर विद्युत संयंत्र चला रही है? बांग्लादेश में। तो एक तरह स्वामित्व किसका हो गया? चीन का। तो तीसरा देश एक तरह से चीन हो गया, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दो हो गए और तीसरा कौन हो गया? चीन। तो जो तीसरे देश की कंपनी है अगर ऐसी जगह पर विद्युत संयंत्र लगा रही है जिस देश के साथ भारत की सीमा है, तो यहां पर कोशिश यह है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं उनके काम को हतोत्साहित किया जाए, यानी उनके काम को एक तरह से ज्यादा आगे सपोर्ट नहीं दिया जाए। क्योंकि यहां पर क्या है कि जिस देश की कंपनी, जैसे हमने एग्जांपल चीन का लिया, चीन अगर बांग्लादेश में कोई विद्युत संयंत्र लगा रहा है और चीन की उस कंपनी का भारत के साथ में विद्युत उत्पादन के लिए कोई समझौता नहीं है, तो भारत सरकार की तरफ से जो नए नियम आए हैं वो इस चीन की कंपनी को हतोत्साहित करेंगे, यानी उनके साथ बिजली का कोई लेन देन वो नहीं करेंगे। तो ये स्थिति दक्षिण एशिया में काफी बड़े पैमाने पर आगे प्रभाव डालेगी। कारण इसका यह है कि चीन के द्वारा दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है और इसके लिए वह दक्षिण एशिया के देशों में विद्युत उत्पादन में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। तो इस तरह के निवेश को हतोत्साहित करना इस नियम का एक प्रमुख उद्देश्य है। जिन चीनी कंपनियों के द्वारा नेपाल में, भूटान में या बांग्लादेश में संयंत्र स्थापित किया गया है उनके लिए अब समस्याएं हो सकती हैं और उन्हें इस तरह के निवेश पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नेपाल में मान लीजिए कोई विद्युत संयंत्र लगाते हैं और नेपाल की आर्थिक स्थिति अगर हम देखें तो नेपाल कोई बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं है, तो जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो नेपाल से बाहर एक तरह से भारत को आयात किया जा सकता है। लेकिन यहां पर नियम ये कह रहे हैं कि उस चीनी कंपनी के साथ में जो नेपाल में काम कर रही है, भारत सरकार के द्वारा बिजली के लेन देन को हतोत्साहित किया जाएगा या उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो नेपाल में अतिरिक्त बिजली उत्पादन करेगी कोई चीनी कंपनी, उसका लाभ एक तरह से कैसे प्राप्त होगा चीन को? तो ये चीनी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी एक समस्या आने वाली है। उनके द्वारा जो भी नेपाल में, भूटान में या बांग्लादेश में निवेश किया जा रहा है उसके लाभ उनको भविष्य में कितने मिलेंगे, इसको लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। तो ये जो नया नियम लाया गया है ये कहीं ना कहीं चीन की जो कंपनियां हैं जो दक्षिण एशिया में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं उनके लिए संकट की स्थिति एक तरह से बनाती है। इसी के साथ साथ जो नया नियम है वो त्रिपक्षीय कोई व्यापार हो रहा है विद्युत का, उसको लेकर भी एक तरह से सुरक्षा प्रतिबंध लगाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर भूटान से बांग्लादेश तक कोई विद्युत लाइन बिछाई जा रही है और वो कहाँ से गुजर रही है? भारत से। तो अगर भूटान से बांग्लादेश के बीच में कोई विद्युत लाइन मान लीजिए बिछाई भी जा रही है और वो भारत से गुजर रही है तो उसकी सुरक्षा संबंधी जो प्रतिबंध है वो नए नियम में लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत उस बिजली का उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन बिजली की लाइन क्योंकि भारत से गुजर रही है, क्योंकि भूटान से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करनी है, तो सीधी बात है, आप सभी समझ रहे हैं कि उसे भारत के क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रतिबंध भी कुछ लगाए जाएंगे। तो इस तरह का जो भी निवेश किया जा रहा है चीनी कंपनियों के द्वारा वो भी एक तरह से हतोत्साहित करने की एक रणनीति यहाँ पर भारत की दिखती है। इसी के साथ साथ जो नए नियम ये कहते हैं कि जो भी कंपनियां यहाँ पर विद्युत उत्पादन में काम कर रही हैं उनमें जो ऑनरशिप है, स्वामित्व का जो पैटर्न है, उसमें अगर कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसके बारे में निगरानी सरकार रखेगी। यानी प्रारंभ में हो सकता है कि जो निवेश है वो नेपाल की कंपनी के माध्यम से किया जाए और आगे चलकर वो पूरा निवेश है वो चीनी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाए। तो स्वामित्व या जो मालिकाना हक है उसके पैटर्न में ये जो परिवर्तन है इसको भी नए नियम के अनुसार काफी बड़े पैमाने पर एक तरह से जांच के दायरे में रखा जाएगा। ये जो नए नियम लाए गए हैं इससे दक्षिण एशिया का जो विद्युत व्यापार का बाजार है उसमें आने वाले समय में कुछ समस्याएं बन सकती हैं। आप ध्यान रखें कि भारत ने इस तरह के नियम बनाए क्यों हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया की जब हम बात करते हैं तो भारत की स्थिति क्या है? केंद्रीय स्थिति है। यानी आप देखें तो लगभग जितने भी दक्षिण एशिया के प्रमुख देश हैं वो भारत से सीमा साझा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत चीन जैसी एक बड़ी शक्ति को दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ाने नहीं दे सकती है। तो ये एक बड़े कारण के रूप में देखा जाता है। दूसरी एक यहाँ पर जो नियम आने का कारण है वो है आपसी भरोसे का अभाव। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे हम भारत और नेपाल की बात करें, भारत और बांग्लादेश की बात करें, भारत और श्रीलंका की बात करें, तो वर्तमान में हमारे संबंधों में कुछ तनाव है। खास तौर से अगर हम नेपाल की बात करें, जब से नेपाल के द्वारा नए अपने मैप जारी किए गए हैं तो काला पानी को लेकर जो भारत और नेपाल का विवाद था, तो इस तरह से भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रस्ट है या जो भरोसा है एक दूसरे पर उसमें कुछ कमी है। तो ये भी एक कारण है कि चीन के निवेश को चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका या बांग्लादेश, बड़े पैमाने पर अपने यहाँ स्वीकार करने की स्थिति में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये स्थिति भविष्य में भारत के लिए खतरनाक हो सकती है और इसी को आधार बनाकर एक तरह से भारत ने ये नए नियमों को बिजली का जो व्यापार है उसमें लागू किए हैं। तो ये दिखाता है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ में भरोसे का एक जो संबंध है उसमें कुछ कमी आई है। इस कारण से भारत इस तरह के नियम को आगे बढ़ा रहा है।
और जैसा हम डिस्कशन में चर्चा कर ही रहे हैं कि चीन का दक्षिण एशिया में जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको रोकना एक तरह से प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र में चीनी निवेश बढ़ता जाएगा तो अलग अलग देश जहां पर वो निवेश कर रहे हैं उनका चीन के साथ संबंध मजबूत होगा और ये स्थिति भारत के लिए दक्षिण एशिया में एक कमजोर स्थिति बनाती है और दक्षिण एशिया हमारे लिए सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम चीन का इस तरह से जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको रोकने की दिशा में भी इन नियमों के परिवर्तन के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने ये जो नियम परिवर्तन किए हैं इसमें कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के द्वारा सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर एक तरह से विस्तारित करने के लिए अफ्रीका से लेकर एशिया के बीच में एक ग्रिड बनाने की बात चल रही है, जिसको हम कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसको OSOWOG ये परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये जो OSOWOG परियोजना है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस परियोजना को अगर हम देखें तो कोशिश ये है कि सौर ऊर्जा है उसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जाए। इस परियोजना के द्वारा एक सुपर ग्रिड बनाने की बात चल रही है सौर ऊर्जा में, जिसमें पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को आपस में जोड़ा जाएगा और आगे चलकर इसमें अफ्रीका को भी शामिल किया जाएगा। यानी दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका, ये पूरे क्षेत्र को अगर हम सौर ऊर्जा में एक सुपर ग्रिड के द्वारा जोड़ेंगे तो अलग अलग देशों के बीच में जो सहयोग है वो आवश्यक है। भारत के द्वारा दक्षिण एशिया में विद्युत व्यापार में जो नए नियम लाए हैं वो इस तरह की स्थिति को एक तरह से हतोत्साहित करता है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का चीनी कंपनी का निवेश है उसको अगर इस तरह से डिस्करेज किया जाएगा तो भविष्य में किसी भी तरह का अगर ग्रिड बनाने की बात चल रही है, एक सुपर ग्रिड, जिससे मान लीजिए बांग्लादेश से भारत और भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान होकर आगे एक सोलर ग्रिड की लाइन बनाने की बात चल रही है, तो उसमें हो सकता है कि बांग्लादेश या अन्य देश है उनके द्वारा समर्थन न दिया जाए। तो ये स्थिति हमारी जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की योजना है उस पर भी एक तरह से भविष्य के लिए समस्या ला सकती है। तो इसे हमें एक तरह से देखने की जरूरत है। इस तरह के टकराव की अगर स्थिति बनती है तो दक्षिण एशिया में अगर हम देखें तो सीमाहीन व्यापार, यानी एक तरह से सीमाओं के पार व्यापार करने की जो स्थिति है, यानी दो देशों के बीच में सीमाओं की एक तरह से जो बाधा है उसको तोड़कर व्यापार आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयास को एक तरह से धक्का लग सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भविष्य में जिस तरह की हम योजनाओं के बारे में सोच रहे हैं उनको हम किस तरह से लागू करेंगे, तो ये हमें एक तरह से ध्यान देने की जरूरत है। जब भी हम सुपर ग्रिड जैसी स्थिति की बात करते हैं, यानी एक से ज्यादा देशों के बीच में विद्युत आपूर्ति के लिए ग्रिड बनाने की बात करते हैं, तो इस तरह के बहुदेश बिजली पूल की जब हम बात करते हैं तो हमें एक तरह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी योजना है, जो निवेश है और संघर्ष समाधान, यानी आपस में अगर किस तरह का डिस्प्यूट है, विवाद है, तो उसको समाधान करने के लिए एक निष्पक्ष संस्थान होने की आवश्यकता है। तो जब तक इस तरह से निष्पक्ष रूप से इन विवादों को हल नहीं किया जाएगा, हम कई देशों के साथ में मिलकर बिजली की आपूर्ति करने का एक जो तंत्र बनाना चाहते हैं एक सुपर ग्रिड के रूप में, इसको एक तरह से लागू कर पाना उतना आसान नहीं है। अक्षय ऊर्जा पर आधारित अगर हम इस तरह के सुपर ग्रिड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरह से हमारे लिए समस्या ये है कि अलग अलग देश जो भी इस तरह के ग्रिड में जुड़े हुए हैं वहाँ पर अलग अलग तकनीक यूज की जा रही है विद्युत उत्पादन पर। कुछ देशों में जैसे जल विद्युत पर ज़्यादा अभी भी जोर दिया जा रहा है या वहाँ पर प्राकृतिक गैस का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो उनके विकल्प के रूप में अगर हम सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक ही एक तरह से हमारे पास रास्ता है कि अलग अलग देशों के बीच में जो सहयोग है उसको बढ़ाया जाए। अलग अलग देशों के बीच में जब तक सहयोग नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी एक तरह से जो भविष्य के लिए योजना है एक सुपर ग्रिड के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को आपस में शेयर करना वो आसान नहीं होगा, क्योंकि जो भी अलग अलग देशों में विकल्प हैं, जल विद्युत या प्राकृतिक गैस जो उपयोग किया जा रहा है विद्युत उत्पादन के लिए, उनको हम प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो सतत विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से एक तरह से लागू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग देशों के सहयोग की आवश्यकता है। तो ये जो हमने नियम बनाया है ये दक्षिण एशिया में आने वाले समय में आपस में टकराव की स्थिति को भी बना सकता है। जब तक हम किसी तरह का स्थिर संस्थागत एक तरह से व्यवस्था नहीं लाते हैं, हम चीन के प्रभाव को दक्षिण एशिया में नहीं रोक सकते हैं। या अन्य बाजारों की भी हम बात करें, क्योंकि आने वाले समय में चीन लगभग हर बाजार में भारत को प्रतिस्पर्धा देगा। तो ऐसी स्थिति में हमें संस्थागत व्यवस्था बनाने की जरूरत होगी जिसमें कि हर देश का हमें सहयोग मिल पाए जो उसमें शामिल है। जैसे दक्षिण एशिया में विद्युत व्यापार का जो नियम है उसमें अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो उसमें हमारे पड़ोसी देश है उनकी अगर राय शामिल की जाती तो ये ज़्यादा एक तरह से प्रभावी हो पाती। तो जो हमारे छोटे पड़ोसी देश हैं उनका भरोसा भी एक तरह से भारत को प्राप्त करना भविष्य के लिए आवश्यक है। दक्षिण एशिया में विद्युत व्यापार को लेकर जो नए नियम लाए गए हैं उससे चीन का जो नियंत्रण है इस बाजार में
उसको एक तरह से कम करने में जरूर मदद मिलेगी, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे जो संबंध हैं उनमें एक तरह से तनाव की स्थिति बन सकती है। तो उनको लाभ देकर उनके भरोसे को प्राप्त करके अगर इस तरह की नीति बनाई जाए तो ये दक्षिण एशिया में भारत की जो भू राजनीतिक स्थिति है उसको और ज्यादा मजबूती भविष्य में प्रदान करेगा। हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं और ये संसद में एक तरह का जो विधेयक लाया गया है, जो दिल्ली में एक तरह से जो विधायी कार्य है उसमें एक बड़ा परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया है और माना गया है कि ये स्थिति कहीं ना कहीं दिल्ली की जो पूरी व्यवस्था है उसमें एक तरह से कुछ संकट की स्थिति ला सकती है, क्योंकि वर्तमान में जो दिल्ली की सरकार है उनकी तरफ से इसका काफी विरोध किया जा रहा है। तो ये विधेयक अगर आप देखें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021, तो इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि जो उपराज्यपाल है उनको कहीं ना कहीं जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसके ऊपर एक महत्व दिया जाए या उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया जाए। इस संशोधन में अगर हम पहला बिंदु देखें तो ये कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में जब सरकार शब्द का उपयोग किया जाता है तो ये उपराज्यपाल से एक तरह से संबंधित है, यानी सरकार का मतलब उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरा संशोधन उपराज्यपाल को यह शक्ति देता है कि मान लीजिए कोई कानून दिल्ली सरकार के द्वारा पारित किया जाता है तो उसको स्वीकृति नहीं देने की जो स्थिति है वो उपराज्यपाल के लिए मजबूत की गई है, और इसी के साथ साथ वो अगर चाहें तो किसी भी विषय पर जो दिल्ली सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए एक तरह से भेज सकते हैं या उनके लिए रिजर्व कर सकते हैं। ये स्थिति उपराज्यपाल को काफी शक्तिशाली बनाती है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि विधानसभा की शक्ति के दायरे के बाहर जो भी बिंदु हैं, यानी विधानसभा जिसमें बना सकती है नियम कानून, उनसे अलग जो अगर किसी भी तरह का कानून बनाया जाता है दिल्ली विधानसभा में तो उसको स्वीकृति नहीं देने के लिए उपराज्यपाल एक तरह से कार्य कर सकते हैं या उसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो ये स्थिति भी जो दिल्ली सरकार है उसकी तुलना में उपराज्यपाल को मजबूती प्रदान करती है। जब भी किसी तरह की कोई कार्यकारी कार्यवाही की जा रही है, कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया जा रहा है, तो यहाँ पर उपराज्यपाल की जो राय है ऐसे सभी मामलों में प्राप्त की जाएगी जो विषय निर्दिष्ट किए गए हैं, यानी जिन विषय के बारे में एक तरह से कहा गया है या उनके बारे में वर्णन किया गया है और उन विषय के संबंध में अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो ऐसा कोई भी जो बिल है उसके संबंध में उपराज्यपाल की जो राय है वो एक तरह से प्राप्त करना यहाँ पर आवश्यक है। तीनों अगर हम पॉइंट को देखें तो एक यहाँ पर जो अंतिम निर्णय निकलता है कि इनके माध्यम से उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ाया गया है और दिल्ली सरकार को एक तरह से कुछ कमजोर करने की स्थिति यहाँ पर दिखती है। तो अगर हम देखें कि जो भी दिल्ली सरकार का वर्तमान में स्थिति है, यानी जो चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल इनकी जो शक्तियों का बंटवारा है, इसके संबंध में हम देखें तो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ। तो यहाँ पर न्यायालय ने माना कि मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के स्थान पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्यकारी प्रमुख हैं और इसीलिए उपराज्यपाल उन सभी मामलों पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य हैं जहां दिल्ली विधानसभा के पास कानून बनाने की शक्ति है। तो ये जो 2018 का जजमेंट है इसमें दिल्ली सरकार को मजबूत रखा गया था और उपराज्यपाल की तुलना में उनकी शक्तियों को ज्यादा एक तरह से माना गया। 4 जुलाई 2018 को 5 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ है उनका जो निर्णय है वो उपराज्यपाल को एक तरह से मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बांध देता है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं आपस में सामंजस्य की स्थिति थी। जो यहाँ पर संशोधन लाया गया है ये सामंजस्य की स्थिति को थोड़ा सा तोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में यह भी कहा गया था कि अगर किसी मामले को उपराज्यपाल राष्ट्रपति को संदर्भित करते हैं तो ये एक अपवाद शक्ति है, यानी एक तरह का एक्सेप्शन है। तो ये सामान्य स्थिति नहीं है। तो उपराज्यपाल को हर मामले को राष्ट्रपति के संदर्भ के लिए सुरक्षित करना आवश्यक नहीं है। तो ये स्थिति कुछ विशेष स्थितियों में ही उपराज्यपाल को एक तरह से एक शक्ति देती है कि वो उस मामले में या किसी बिल के संबंध में जो उनकी शक्ति है वो एक तरह से आरक्षित कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना ये एक अपवाद है, ये सामान्य नियम एक तरह से नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें तो शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 का जो केस है उसमें भी एक तरह से निर्णय ये आया कि जो चुनाव है उसका महत्व बना रहे, यानी चुनाव के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है उसके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनका महत्व लगातार बना रहना चाहिए। चुनाव का एक तरह से जो महत्व है उसको कहीं ना कहीं घटाने की स्थिति बनती है। इस केस में जो निर्णय आया न्यायालय का वो एक तरह से चुनाव के महत्व को स्थापित करता है। इसी के साथ साथ जनता की आवाज मतों के माध्यम से निरर्थक हो जाएगी अगर होगा क्या कि जो भी चुनी हुई सरकार है उसके द्वारा निर्णय लेने की स्थिति को किसी अन्य के एक तरह से दबाव में रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो जनता के द्वारा मत देकर किसी सरकार को चुना गया है
उसके निर्णय लेने की जो स्थिति है उसको कमजोर किया जाएगा। तो ये स्थितियां एक तरह से अनुमति नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में संशोधन लाया गया है ये दिल्ली सरकार पर एक तरह से कुछ प्रतिबंध जैसी स्थिति को दर्शाता है। जब हम भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है, सहकारी संघवाद को एक तरह से मजबूत करने की स्थिति पर है और सदन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की बात करती है और संवैधानिक नैतिकता। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके ऊपर एक तरह से हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो आधारित है। तो अगर किसी भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है उसके अधिकारों को अगर कम करके उपराज्यपाल के अधिकारों को दिल्ली में अगर बढ़ाया जाता है तो ये स्थिति सहभागी लोकतंत्र हो, चाहे सहकारी संघवाद हो या सदन के लिए जो सामूहिक जिम्मेदारी एक तरह से चुनी हुई सरकार की और जो संवैधानिक नैतिकता है, अगर हम उपराज्यपाल के अधिकारों की बात करें, उनको लेकर एक तरह से असमंजस की स्थिति को बढ़ाएगा। इस संशोधन को अगर हम देखें तो ये अभी विवादों में एक तरह से इसीलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकार है उनके अधिकारों को उपराज्यपाल की तुलना में कम करने का एक प्रयास यहाँ पर दिख रहा है। तो हो सकता है कि भविष्य में इस संशोधन के संबंध में और ज़्यादा चर्चाएं हों और इसको लेकर कुछ परिवर्तन या कुछ बदलाव की स्थिति भी भविष्य में बन सकती है। हम अपनी अगली न्यूज़ पर आते हैं और ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ में संबंधित है और यहाँ पर आर्टिकल में भारत और ताइवान के जो संबंध हैं उनमें किस तरह से मजबूती लाई जाए या और ज़्यादा इससे आगे बढ़ाया जाए उसके संबंध में चर्चा की गई है। ध्यान रखें, भारत और ताइवान अपने संबंधों की जो 25वें वर्ष है वो एक तरह से मना रहे हैं। तो इसी संबंध में आर्टिकल में चर्चा की गई है और ये कहा गया है कि अगर हम भारत ताइवान के संबंध देखें तो ताइवान पर एक तरह से चीन अपना अधिकार मानता है और ऐसी स्थिति में एक हम पक्ष ये भी देख सकते हैं कि अगर हम ताइवान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते हैं तो चीन का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है वो चाहे दक्षिण एशिया में हो या हिंद महासागर में है उसके साथ में भी एक तरह से उसके प्रतिरोध करने की स्थिति को हम आगे दर्शाते हैं। तो इसी कारण से भारत ताइवान के जो संबंध हैं वो थोड़े कमजोर स्थिति में रहे हैं क्योंकि अगर हम ताइवान के साथ संबंधों को ज़्यादा खुलकर आगे बढ़ाते हैं तो ये चीन का एक तरह से विरोध करने जैसी स्थिति को दिखाता है। लेकिन चीन के साथ लद्दाख में जो सीमा विवाद हुआ उसके बाद से स्थितियां बदली हैं। इसी कारण से भारत और ताइवान के संबंधों में नए तरह के परिवर्तन भविष्य में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम भारत और ताइवान के बीच में द्विपक्षीय समझौतों की बात करें तो कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए, सीमा शुल्क में आपस में सहयोग करने के लिए, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग और अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आपस में समझौते करने की स्थितियाँ बन रही हैं। इनको हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब राजनीतिक आधार पर एक तरह से मजबूती मिल जाए। जैसा अभी हमने चर्चा करी कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा एक तरह से मानता है, तो ताइवान के साथ अगर हम अपने संबंध बढ़ाते हैं तो चीन इसका एक तरह से विरोध करता है। तो हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम ताइवान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत और ताइवान अगर हम देखें तो चाहे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें या जिस तरह की विविधता भारत और ताइवान में पाई जाती है, तो ये दो बड़े आधार हैं, लोकतंत्र और विविधता, जिसके आधार पर भारत और ताइवान अपने संबंधों को भविष्य में आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ स्वतंत्रता, मानवाधिकार, न्याय और कानून, इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें दोनों देश एक तरह से आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के यहाँ इस तरह की जो स्थितियां हैं वो मजबूत हैं। जैसे अगर हम मानवाधिकारों की बात करें तो चीन में इसका बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जाता है, लेकिन ताइवान में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसे आधार हैं जिसमें भारत और ताइवान दोनों एक तरह से मजबूती से काम करते हैं। तो ये दोनों को आपस में पास लाने के एक तरह से भविष्य में कार्य कर सकता है। भविष्य के लिए संबंधों की मजबूती में आवश्यकता ये है कि एक निश्चित समय सीमा पे एक रोड मैप तैयार किया जाए, यानी 5 साल या 10 वर्ष या 15 वर्ष के लिए हमें दूरगामी लक्ष्य बनाने पड़ेंगे कि किस तरह दोनों देशों के द्वारा संबंध को आगे बढ़ाकर किन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। तो इस तरह का रोड मैप दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ा सकता है। या किसी ऐसे व्यक्ति का जो ताइवान और भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स या एक समूह बनाया जा सकता है। इस तरह के टास्क फोर्स की जो सिफारिशें हैं वो बता सकती हैं कि भारत और ताइवान भविष्य में अपने संबंधों को किस तरह से मजबूत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसा हमने प्रारंभ में डिस्कस किया, कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का सिंपल सा मतलब यह है कि चीन का जो एक तरह से विरोध रहता है कि ताइवान के साथ कोई भी देश अगर संबंध बढ़ाता है तो चीन उसका विरोध करता है, तो उस विरोध को अगर हम दरकिनार करके आगे बढ़ने की एक इच्छा शक्ति रखते हैं तभी भारत और ताइवान के संबंध आगे बढ़ सकते हैं। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके लिए काफी महत्वपूर्ण एक तरह से कदम है। दोनों देशों की भागीदारी के लिए अगर हम प्रमुख क्षेत्रों को देखें, हमने कुछ चर्चा भी प्रारंभ में भी करी, तो स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें,
कोविड-19 के समय अगर हम देखें तो जिस तरह से ताइवान में उसको नियंत्रित किया गया, इसको लेकर भारत और ताइवान के बीच में सहयोग बढ़ सकता है। अगर हम पारंपरिक चिकित्सा की बात करें तो उसमें भारत और ताइवान के बीच में सहयोग है। अन्य स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनको लेकर भी एक तरह से आपस में सहयोग हो सकता है। तो स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर ये एक प्रमुख हिस्सा हो सकता है। इसी के साथ साथ हम जब वायु गुणवत्ता की बात करते हैं तो हमारे यहाँ वायु प्रदूषण की स्थिति काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर हम उत्तर भारत में राज्यों में देखें, खासतौर से हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में, तो जो भी एक तरह से पराली जलाई जाती है उसके कारण जो प्रदूषण की स्थिति बनती है वो काफ़ी विकराल रूप ले लेती है। तो उसके लिए कुछ जैव अनुकूल प्रौद्योगिकियां हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? ताइवान से, जिसमें वो काफ़ी सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो ये हमारे बीच सहयोग का एक दूसरा प्रमुख क्षेत्र हो सकता है। जैविक खेती के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान और विकास है वो हम ताइवान के साथ मिलकर भविष्य में कर सकते हैं। सांस्कृतिक विनिमय यानी कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे की जो सांस्कृतिक विरासत है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसके लिए दोनों देशों के जो विद्यार्थी हैं या जो कलाकार हैं उनके द्वारा एक दूसरे के देश में दौरे करना। तो ये जब एक तरह से होता है तो जब भी हम इस तरह के सांस्कृतिक सहयोग करते हैं तो किसी भी देश के संबंध में हमारे दिमाग में जो पूर्वाग्रह होते हैं वो अपने आप समाप्त होते हैं और दोनों देशों के संबंध भविष्य के लिए मजबूती प्राप्त करते हैं। तो सांस्कृतिक विनिमय भी आपस में दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी सांस्कृतिक विनिमय का एक आधार हो सकता है पर्यटन। खास तौर से अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थान है भारत में वो ताइवान के लोगों के लिए पर्यटन के प्रमुख स्थल के रूप में हो सकते हैं। तो पर्यटन को आगे बढ़ाकर दोनों देशों के बीच में सहयोग और सांस्कृतिक विनिमय उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम तकनीकी क्षेत्र में देखें तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में ताइवान को एक तरह से सर्वश्रेष्ठ देश माना जाता है। यानी यहाँ पर जो उत्पादन और अनुसंधान विकास की क्षमताएं हैं वो सर्वोच्च श्रेणी की हैं। जहाँ तक भारत की बात करें तो ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, तो सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम जो सेवाएं होती हैं उसमें भारत एक तरह से महत्वपूर्ण कह सकते हैं शक्ति है। ताइवान का सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र और भारत का जो ITES क्षेत्र है, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा क्षेत्र, ये एक तरह से पूरक के रूप में काम कर सकता है। तो यहाँ पर भी सहयोग की बड़ी संभावनाएं भविष्य के लिए दिखती हैं। भारत ताइवान के संबंधों को मजबूत करने के लिए 2018 में एक बड़ा प्रयास हो चुका है, जब दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उसी परंपरा में जो भी हमने अलग अलग क्षेत्रों की बात करी, वहां पर अगर आपस में सहयोग बढ़ाया जाता है तो भविष्य में भारत और ताइवान के संबंधों में मजबूती आ सकती है। अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं और यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें एक व्यक्ति को 20 साल की कैद के बाद से उनके ऊपर बलात्कार का जो आरोप लगा हुआ था उस केस से एक तरह से बरी किया गया। तो यहाँ पर एक तरह से ये बताया गया है कि हमारा जो पूरी न्यायिक व्यवस्था है उसमें कुछ जो कमियां हैं, खासतौर पर जो डिजिटल व्यवस्था उसमें पूर्ण रूप से नहीं आई है, अगर उसको शामिल किया जाए तो इस तरह से न्याय में जो देरी होती है उसको रोका जा सकता है। तो इसी संबंध में आर्टिकल में चर्चा की गई है। ये GS पेपर 2 में पॉलिटी से आपका संबंधित है। इस केस में अगर हम देखें तो 2003 का निर्णय आया था इनके खिलाफ, जिसमें इनको एक तरह से उम्र कैद की सजा दी गई थी। उसके खिलाफ उनकी जो अपील थी वो लगभग 16 साल तक अगर हम देखें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई थी। इसका कारण प्रमुख रूप से ये था कि जो केस था उसको दोषपूर्ण मामला मान लिया गया। देखिए, दोषपूर्ण मामले का सिंपल सा मतलब ये है कि केस के संबंध में जो भी आवश्यक पत्र यानी जो भी डॉक्यूमेंट है वो अनुपस्थित थे, उसी के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही रूप में या सही क्रम में नहीं थे। तो इन कारण से एक तरह से लगभग 16 साल तक ये जो केस है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक तरह से पेंडिंग पड़ा रहा। और उसके बाद की स्थिति अगर आप देखें तो उनको किसी तरह से वकील की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो 2019 में उनको वकील की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उसके बाद भी अगर हम देखें तो 2 साल तक केस चलता रहा। कारण ये था कि निचली अदालतों के जो भी निर्णय थे उनके संबंध में उस निर्णय के जो डॉक्यूमेंट हैं वो न्यायालय में इकट्ठे करके 2 वर्ष में पहुंचाए गए। तो आप देखें कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया में एक तरह से दस्तावेजों को एकत्रित करना, क्रम में लगाना या निचली अदालतों के निर्णय को ऊपरी अदालतों तक पहुंचाना, इस प्रक्रिया में ही सारा समय निकला। तो अगर ये प्रक्रियाएं डिजिटल रूप में की जाती तो ये जो समय है लंबा वो नहीं एक तरह से होता और निर्णय काफ़ी पहले आ जाता। तो इसी आधार पर एक तरह से यहाँ आर्टिकल में ये कहा गया है कि अगर न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए तो ये न्याय की प्रक्रिया में जो देरी हो रही है उसको बड़े पैमाने पर घटाने का काम कर सकता है। तो उपाय एक तरह से क्या हो सकता है कि जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली है उसको हम एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक तरह से ले आएं, यानी सारी न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल रूप में लाया जाए।
आप ध्यान रखें, जब भी हम न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो अलग अलग रूप में काम करते हैं। जैसे किसी आपराधिक मामले में आप देखें तो पुलिस के द्वारा जो जांच की जा रही होती है, अभियोजक यानी जिसके द्वारा केस एक तरह से फाइल किया गया है या जिनके द्वारा उसके विरोध में अपील की गई है, और कानूनी सेवा प्राधिकरण की बात करें यानी जिनके द्वारा इस तरह से लीगल सर्विसेज दी जा रही हैं, और साथ साथ फॉरेंसिक लैब यानी जो भी सबूत है उनके खिलाफ या पक्ष में उसके लिए जो जांच है वो इन लैब में की जाती है। इनके बीच में जो सहयोग है वो आपस में सीधे तौर पर नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, किसी केस में फॉरेंसिक लैब का मान लीजिए कोई भी निर्णय है, वो मान लीजिए पुलिस के पास पहुंचता है। अब उसको अगर कोई भी अभियोजक जिसके द्वारा केस फाइल किया गया है वो अगर प्राप्त करना चाहता है तो प्रक्रिया काफी लंबी है। अगर आपराधिक मामलों में सभी प्रकार के पक्ष मिलकर सहयोग करें या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म रखा जाए जहां पर आपस में ये सभी सहयोग कर सकें, तो जो भी न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया में देरी होती है उसको एक तरह से हम रोक सकते हैं। किसी भी तरह के आपराधिक मामले की अगर हम प्रगति की बात करें तो एक संस्था दूसरे पर निर्भर होती है और उसी के आधार पर एक तरह से जो निर्णय है उनमें या तो वो जल्दी आते हैं या उनमें काफ़ी देर होती है। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखें कि अभियोजक अगर पुलिस से एफआईआर प्राप्त करना चाहता है और पुलिस के द्वारा अदालत में एफआईआर और आरोप पत्र प्रस्तुत करना है, और फॉरेंसिक लैब का जो निर्णय है वो अभियोजक यानी जो भी पक्ष कानूनी कार्यवाही करने के लिए केस कर रहे हैं उन तक पहुंचाना और अदालत को रिपोर्ट करना, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर शामिल है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को अगर डिजिटल रूप में जोड़ा जाए तो ये प्रक्रिया काफ़ी जल्दी होगी और इसको एक तरह से हम तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि डिजिटलीकरण भारत में नहीं चल रहा है। अगर हम देखें तो अलग अलग न्यायालय हैं वो ई कोर्ट या अन्य रूप में जो डिजिटल एक तरह से प्रक्रिया उनको अपना रहे हैं, लेकिन उनमें एकीकरण नहीं है। यानी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें या अलग अलग हाई कोर्ट की बात करें तो डिजिटल रूप में काफ़ी एक तरह से अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में आपस में किसी तरह का एकीकरण नहीं है। तो अगर इस तरह का एकीकरण करके एक पूरे भारत के रूप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जाए तो आपस में जो भी केस के संबंध में सूचनाएं हैं या केस के संबंध में जो भी दस्तावेज हैं उनको तेजी से प्राप्त किया जा सकता है और केस के मामले तेजी से निर्णय की प्रक्रिया में जा सकते हैं। और जिस तरह से 20 साल की प्रक्रिया एक लंबे समय में लगी, जिस केस का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, वो प्रक्रियाएं जल्दी पूरा हो सकती हैं। तो हमने देखा कि डॉक्यूमेंट सही रूप में न्यायालय के पास पहुंच पाए, इसमें ही लगभग 16 साल का एक लंबा समय लग गया। तो ये प्रक्रिया अगर डिजिटल रूप में होती तो शायद उतना समय नहीं लगता। तो इसके लिए अलग अलग जो संस्थाएं यहाँ पर आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हैं उनको डिजिटल रूप में एकीकृत करने की जरूरत है, तभी हम भविष्य में इस तरह की न्यायिक देरी को रोक सकते हैं। और न्याय में अगर किसी भी तरह की देरी होती है तो जो भी एक तरह से व्यक्ति अदालतों के निर्णय के नहीं आने के कारण जेल में बंद है और बाद में मान लीजिए वो बाइज्जत बरी भी होते हैं तो उनका लंबा जीवन का जो बहुमूल्य समय है वो नष्ट होता है। तो ये स्थिति एक तरह से ना हो पाए, इसके लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को न्यायिक प्रक्रिया में लाना भविष्य में काफ़ी आवश्यक है। हम अपने अगली न्यूज़ पर आते हैं और ये भी इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। पेज नंबर 1 और 10 पर ये न्यूज़ है और ये न्यूज़ अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मानवाधिकार परिषद है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वहाँ पर एक तरह से जो रेजोल्यूशन श्रीलंका के खिलाफ एक तरह से लाया गया था, इस परिषद की बात करें तो इसमें 47 सदस्यों की जो परिषद है, तो यहाँ पर एक तरह से प्रस्ताव लाया जा रहा था कि जो भी एक तरह से तमिल लोगों के खिलाफ, खासतौर पर अगर हम बात करें 2009 के समय में या उसके पहले की स्थिति में देखें जब लिट्टे का एक तरह से श्रीलंका के सेना के द्वारा सफाया किया गया, या उसके पहले की स्थितियों में जो भी युद्ध अपराध हुए हैं उनके संबंध में किस तरह से जांच की जाए या कैसे प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जाए। तो इसके संबंध में एक तरह से श्रीलंका के खिलाफ एक तरह का जो रेजोल्यूशन है वो इस परिषद में पारित किया जाना था। तो यहाँ पर भारत ने मतदान में अपने आप को अनुपस्थित किया। तो 47 जो सदस्यों की ये परिषद है वहाँ पर 22 सदस्यों ने एक तरह से मतदान किया और एक तरह से निर्णय पक्ष में चला गया और श्रीलंका के खिलाफ ये रेजोल्यूशन पारित हो गया है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद लिट्टे के सफाई के समय में श्रीलंका सेना के द्वारा जो भी युद्ध अपराध की स्थितियां बनी थी या उनके द्वारा युद्ध अपराध किए गए थे उसके संबंध में प्रस्तावों को सही रूप में एक तरह से अब जांच के दायरे में लाया जाएगा। तो ये स्थितियां आने वाले समय में श्रीलंका के लिए असहज हो सकती हैं और भारत के द्वारा यहाँ पर वोटिंग में एक तरह से शामिल नहीं होने से कहीं ना कहीं हमने जो समर्थन है वो एक तरह से श्रीलंका को दिया। लेकिन यहाँ पर जो तमिल समूह है वो मानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा तमिल लोगों को भी एक तरह से समर्थन किया गया, क्योंकि जब उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया तो दोनों ही पक्ष अपने समर्थन की बात कर रहे हैं।
श्रीलंका में तमिलों के जो अधिकार हैं उनको लेकर भारत सरकार की तरफ से एक तरह से जो समर्थन है वो इस मतदान में एक तरह से श्रीलंका को जरूर दिया गया है, लेकिन भविष्य के लिए आप ध्यान रखें कि भारत सरकार की तरफ से हमेशा तमिल लोगों के पुनर्वास के लिए जो कार्यक्रम है उनमें बड़े पैमाने पर मदद की गई है। और जहां तक युद्ध अपराध की बात करें या मानवाधिकार के हनन की बात करें तो भारत उसका विरोध करता रहा है। भारत के द्वारा इस मतदान में अपने आप को अनुपस्थित करके एक तरह से जो तमिल लोगों की समस्याएं उनको लेकर दोनों पक्षों का एक तरह से साथ दिया गया है, श्रीलंका सरकार का भी और तमिल संगठन है उनका, जो एक तरह से कहना था कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर उनका साथ दिया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों को सरकार के द्वारा यहाँ पर मतदान में अनुपस्थित रहकर एक तरह से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। भविष्य में इस रेजोल्यूशन के पारित होने के बाद श्रीलंका के ऊपर दबाव होगा कि वो किस तरह से मानवाधिकार हनन या युद्ध अपराध के जो मामले हैं उनके ऊपर जांच को आगे बढ़ाता है। आगे हम अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखते हैं और यहाँ पर फॉरेनर्स कैन अप्लाई आफ्टर रूल्स आर नोटिफाइड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो भी हमारा नागरिकता संशोधन एक तरह से कानून है 2019 का, उसमें कुछ एक तरह से जो नियम है वो सरकार के द्वारा जल्दी नोटिफाई किए जाएंगे। विदेशियों के लिए एक तरह से नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो भी नियम है वो एक तरह से जल्द सरकार के द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे और इन नियमों को बनाने की जो प्रक्रिया वो चल रही है। कारण यह है कि द कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी अधीनस्थ कानूनों के संबंध में जो समिति है लोकसभा और राज्यसभा की, उनको एक तरह से 9 अप्रैल और 9 जुलाई का क्रमशः समय दिया गया है कि वो जो भी नियम है उनको जल्द बनाकर एक तरह से उनकी मंजूरी प्राप्त करें। तो ये नियम एक तरह से 9 जुलाई अगर हम बात करें अंतिम रूप में पूर्ण रूप से बन जाएंगे। तो जैसे ही सरकार के द्वारा ये नियम नोटिफाई किए जाएंगे, जो भी विदेशी नागरिकता के लिए एक तरह से अपनी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं वो यहाँ पर एक तरह से कार्य कर सकते हैं। तो इसी संबंध में हमने यहाँ पर आपको प्री का क्वेश्चन दिया है, यानी ये अधीनस्थ हमारे जो एक तरह से कानून बनाने की व्यवस्था है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, उसके संबंध में यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है? कानून बनाने के बाद संसद कानून के संचालन के लिए विनियमों, नियमों, उपनियमों और उप कानूनों को प्रारूपित करने की शक्तियां कार्यपालिका को सौंप सकती है। दूसरा, अधीनस्थ विधान पर संसदीय समिति जांच करती है और संबंधित सदन को रिपोर्ट करती है कि क्या कार्यपालिका द्वारा प्रतिनिधिमंडल के दायरे में ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का सही उपयोग किया जा रहा है। विकल्प आप देखिए, केवल एक सही, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। दूसरा, कोटा परसेंटेज शुड बी लेफ्ट टू द स्टेट, तमिलनाडु टेल्स सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में जो एक तरह से इंदिरा साहनी केस के माध्यम से एक जो नियम बनाया गया है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होता है, तो वो जो लिमिट है वो तमिलनाडु में एक तरह से भंग है। तो उस लिमिट को तमिलनाडु में 50% से जो ज़्यादा रखा गया है उसके संबंध में विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने एक तरह से माना है कि जो भी राज्यों में कोटा देने की बात है आरक्षण में, वो राज्यों को ही एक तरह से निर्धारित करने की शक्ति होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा है कि इंदिरा साहनी केस में जो भी निर्णय है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो इसी संबंध में हमने आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ में 1993 में इसे एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। वर्तमान में 102वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 338B को जोड़ा गया है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और चौथा, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 3 अन्य सदस्य होते हैं। आपको सही बताने आंसर में पहला ए अगर हम देखें केवल 1 और 4, बी 1, 2 और 4, सी 1, 3 और 4 और डी में 1, 2, 3, 4 यानी चारों सही हैं। अगला टॉपिक देखें, नो पंचायत सिस्टम इन आसाम ट्राइबल एरियाज। यहाँ पर आप ध्यान रखें हमारे संविधान की जो 6वीं अनुसूची है इसके माध्यम से जो जनजातीय क्षेत्र हैं, असम की अगर हम बात करें, मेघालय की बात करें, त्रिपुरा की बात करें और मिजोरम की बात करें, यहाँ पर एक तरह से जो जनजातीय क्षेत्र उनका जो प्रशासन है वो 6वीं अनुसूची के एक तरह से माध्यम से चलाया जाता है। तो इसी संबंध में यहाँ पर आर्टिकल में कहा गया है कि जो भी एक तरह से जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर किसी तरह की पंचायत व्यवस्था नहीं होगी। तो इसी संबंध में हम देखें तो हमने आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित कथनों में कौन से या कौन से सही है? संविधान की 6ठी अनुसूची आदिवासी आबादी को सुरक्षा प्रदान करती है और भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और अन्य विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकने वाली स्वायत्त विकास परिषदों के गठन के माध्यम से समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करती है। अब तक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुल मिलाकर 10 स्वायत्त परिषद मौजूद हैं। और तीसरा, 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों में कोई पंचायत प्रणाली नहीं है।
ऑप्शन देखिए आप, ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 2 और 3 और डी में 1 2 3, यानी तीनों सही हैं। अगला टॉपिक देखें, विल स्पेंड 2 लाख करोड़ रुपीस टू डेवलप सुंदरबन। तो यहां गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा यह कहा गया है, एक चुनाव प्रचार में उन्होंने बयान दिया है, सुंदरबन के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए भविष्य में खर्च किए जाएंगे। सुंदरबन के संबंध में हम प्री का क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से निर्मित डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। यह भारत और बांग्लादेश तक विस्तारित एक सीमा पारिस्थितिकी तंत्र है। हाल ही में भारतीय सुंदरबन को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है और अब यह देश की सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्र भूमि है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, केवल 3, बी केवल 1 और 3, सी 1 2 और 3 और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। विगत वर्ष के प्रश्नों की श्रेणी में हम देखें तो यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आपके लिए अलग से यहाँ पर लाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, जो यूपीएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, यदि निकट भविष्य में एक और वैश्विक वित्तीय संकट उत्पन्न होता है तो संभवतः निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयां या नीतियां भारत को कुछ प्रतिरक्षा प्रदान कर सकती हैं? पहला, अल्पकालिक विदेशी ऋण पर निर्भरता का ना होना। दूसरा, अधिक विदेशी बैंकों का खोला जाना। तीसरा, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता बनाए रखना। और ऑप्शन देखिए आप, ए केवल 1 सही, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1 2 और 3। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इनके आंसर डिटेल में कल का हमारा जो समाचार विश्लेषण है उसमें आपको प्रस्तुत किया जाएगा। अगर हम अपने मेंस के क्वेश्चन को देखें तो जो हमने चर्चा की अलग अलग टॉपिक की, तो हमारा पहला मेंस का क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया क्षेत्र में विद्युत व्यापार में नए परिवर्तित नियम आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को कमजोर करके आपसी संबंधों में तनाव ला सकते हैं। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें 250 शब्दों में और 15 अंकों में। तो देखिए यहाँ पर जो भी संरचना एक तरह से क्वेश्चन की लिखने के लिए वो हम आपको बताते हैं। तो प्रस्तावना में आपको ये बताना है कि नए परिवर्तित नियम जो उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि चीन की कंपनी के द्वारा बांग्लादेश में विद्युत उत्पादन किया जाता है और वो एक तरह से भारत में आपूर्ति किया जाता है, तो चीन और भारत की कंपनी के बीच में अगर किसी तरह का समझौता नहीं है तो ये एक तरह का विद्युत का व्यापार नहीं हो पाएगा। तो जो नियम है वो प्रस्तावना में आपको बताने हैं जो परिवर्तित किए गए हैं। मुख्य भाग में आपको ये चर्चा करनी है कि भारत और पड़ोसी देशों के मध्य विद्युत का व्यापार किस तरह से होता है, जैसे नेपाल के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, भूटान के साथ में। चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसके बारे में चर्चा करनी है। नए नियम भारत के दक्षिण एशिया में केंद्रीय स्थिति को मजबूत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन के प्रभाव को हम विद्युत क्षेत्र में जो निवेश हो रहा है उसको रोकने की प्रक्रिया के माध्यम से कमजोर करेंगे। तो ये भारत को मजबूती देगा। और साथ साथ पड़ोसी देश आर्थिक हानि के कारण इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों में जो चीन का निवेश है वो एक तरह से हतोत्साहित होगा, क्योंकि जो भी विद्युत क्षेत्र में निवेश है तो विद्युत उत्पादन अगर अतिरिक्त होगा और भारत को आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो एक तरह से निवेश है उसका लाभ चीनी कंपनियां उठा नहीं पाएंगी। तो ये नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, जहां इस तरह का निवेश चीन लाने का प्रयास कर रहा है उसको एक तरह से झटका लगेगा। तो ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पर उनकी आर्थिक हानि हो सकती है, तो इस कारण से वो उसका विरोध कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक तरह से मुख्य भाग में चर्चा करनी है। निष्कर्ष में हम जरूर ये बताएंगे कि चीनी प्रभाव को नियंत्रित करने में पड़ोसी देशों से हमारे संबंध उनमें गिरावट ना आए, तो ऐसी कोई भी स्थिति ना बने कि हमारे पड़ोसी देशों को आर्थिक नुकसान हो। उसकी भरपाई करके अगर हम चीन के प्रभाव को घटा पाते हैं तो ये स्थिति भारत के लिए ज़्यादा अनुकूल होगी और हमें एक पारदर्शी संस्थागत व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम पड़ोसी देशों के साथ में विद्युत का जो व्यापार है वो बिना आशंका और असमंजस के कर पाएं। तो ये निष्कर्ष के रूप में आप अंत में अपने उत्तर में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं मुख्य परीक्षा के संबंधित हमारे जो प्रश्न है उसमें, एकीकृत डिजिटल न्यायिक प्रक्रिया न्याय में होने वाली देरी को समाप्त करने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उपरोक्त कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। इस प्रश्न को लिखने की अगर हम उत्तर की संरचना या स्ट्रक्चर को देखें तो प्रस्तावना में आप बताएंगे वर्तमान उदाहरण के द्वारा कि न्यायिक प्रक्रिया में किस तरह से देरी हुई। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय है जिसमें 20 वर्ष के बाद एक तरह से व्यक्ति को बरी किया गया कि उस पर जो लगाया गया आरोप है वो सिद्ध नहीं होते हैं, तो ये आप एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकते हैं। डिजिटलीकरण नहीं होने से न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी हो रही है उसको एग्जाम्पल के रूप में आप प्रस्तावना में बता सकते हैं, जो हमने
प्रारंभ में इस आर्टिकल में चर्चा में शुरुआत में बताया था। मुख्य भाग में आपको बताना है न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारणों को विस्तृत रूप में आप चर्चा करें। जैसे जो भी एक तरह से निर्णय है, जैसे मान लीजिए फॉरेंसिक लैब का कोई भी निर्णय है तो वो अभियोजन पक्ष तक जल्दी नहीं पहुंचता है, या पुलिस को आसानी से नहीं पहुंचता है, या पुलिस की एफआईआर है वो आसानी से लोग तक एक्सेस नहीं हो पाती है। तो ये जो आपस में समस्याएं हैं उसका कारण क्या है कि डिजिटल रूप में जो भी प्रक्रियाएं वो आपस में बंधी हुई नहीं है। तो डिजिटलीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से जो देरी है उसको दूर कर सकती है। और आपको यह भी बताना है कि न्यायिक प्रक्रिया में वर्तमान में डिजिटल तंत्र है, लेकिन समस्या क्या है कि डिजिटल तंत्रों को आपस में जोड़ा नहीं गया है। यानी अलग अलग न्यायालय, चाहे निचली न्यायालय हो, हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो इसमें आपस में जो इंटीग्रेशन है, एकीकरण है, वो नहीं हो पाया है। तो वो प्रक्रिया भविष्य में हमें करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि उपाय देरी को दूर करने के उपाय के रूप में हमने जो डिजिटलीकरण की बात करी है उसी को निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इसे अगर लागू किया जाए तो न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी हो रही है उसको एक तरह से रोका जा सकता है और ये न्याय को तेजी से एक तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकता है। तो उपाय के रूप में जो हमने डिजिटलीकरण की बात करी है उसी को निष्कर्ष में आप सही से लागू करने के लिए एक सुझाव के रूप में दे सकते हैं, जिसके आधार पर जो न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है उसको रोका जा सकता है। ये हमारे 24 मार्च 2021 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के जो आपको प्रश्न दिए गए उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।